नमो नमः। आप सभी संस्कृत उपासकों को आपके अपने चैनल से जुड़ने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, अगर आप संस्कृत कोड 25 से नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर हम संस्कृत से नेट करने के लिए ही जुड़े हैं और यहाँ पर आपको संस्कृत कोड 25 का सिलेबस आरंभ से लेकर अंत तक अत्यंत गहराई से और विस्तृत रूप से और बिल्कुल आसानी से याद करने योग्य, आसानी से समझने योग्य मिलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ अपने लक्ष्य की तरफ, अपने कर्म पथ पर बढ़ चलिए। आज दोस्तों हम संस्कृत नेट कोड 25 के सिलेबस पर चर्चा करेंगे, उसको डिस्कस करने के लिए जुड़े हैं। संस्कृत के सिलेबस की 2 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, आप उनको जरूर देखिए और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उससे बेहतर कंटेंट, उससे अच्छी गुणवत्ता, उससे अच्छी क्वालिटी के वीडियोस, उस टॉपिक से रिलेटेड, वेदों के रचनाकाल से संबंधित आपको शायद ही कहीं मिलेंगे। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए और आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सिलेबस हमारा रह गया था, मैंने सोचा सिलेबस भी चैनल पर होना चाहिए ताकि आपको सिलेबस के लिए कहीं और ना भटकना पड़े। दोस्तों, सिलेबस सबसे पहली आवश्यकता है। अगर हमारे पास सिलेबस होगा तो हम उसको बिल्कुल एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे कि ये पॉइंट हमने कवर कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर अगला पॉइंट देखेंगे। इस तरह से हम एक एक करके हर पॉइंट को, हर टॉपिक को, हर विषय को आसानी से समझते चलेंगे। तो आज हम संस्कृत से नेट कोड 25 के सिलेबस को देखेंगे जो यूजीसी ने निर्धारित किया है। उसमें इकाई 1 है, उसमें सबसे पहले वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य का क पार्ट दिया हुआ है। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय के बारे में, वैदिक सबसे पहले है वेदों का काल। वेदों का काल भी, अगर हम देखिए, ध्यान रखिए, वैदिक साहित्य इतना विशाल है, इतना विस्तृत है, अगर हम उस पर बिल्कुल एक एक बिंदु को ध्यान से समझते चले ना तो सिर्फ एक ही टॉपिक में पूरा साल निकल सकता है। लेकिन एक अच्छी बात हमारे लिए यह है कि यूजीसी ने कुछ विद्वानों के नाम यहाँ पर सजेस्ट किए हैं, छांट दिए हैं हमारे लिए अलग से कि आपको ने इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन्हीं जैसे हमारे सिलेबस में निर्धारित किया गया है, हम उन्हीं को पढ़ते चलेंगे, उन्हीं की पुनरावृत्ति करेंगे, उन्हीं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे ताकि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, सबसे पहले देखना है हमें वेदों का काल किस किस के अनुसार। मैक्स मुलर के अनुसार, ए वेबर, जैकोबी, ये कुछ पाश्चात्य विद्वान हैं। बाल गंगाधर तिलक, एम इंटरनेट्स, भारतीय परंपरागत विचार की भारतीय परंपरा वेदों के काल के बारे में क्या कहती है, और हम इस पर वीडियो बना चुके हैं और इससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास भी कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे, अगर आपने उन वीडियोस को देखा और उसके बाद जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें प्रश्न दिए थे अभ्यास के लिए, अगर आपने उन प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया, उनका अभ्यास कर लिया, तो आपका यह जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हम आगे भी इसी तरह से बिल्कुल टॉपिक वाइज, जैसे अब आगे संहिता साहित्य के बारे में वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल एक एक फैक्ट को, एक एक तथ्य को जोड़ते हुए और बहुत आसानी से करने योग्य भाषा में और परीक्षा उपयोगी चीजों को हम शामिल करेंगे। तो अगला ही टॉपिक है हमारा संहिता साहित्य। इसमें अगला पॉइंट, उससे आगे आएंगे संवाद सूक्त। संवाद सूक्त भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें कौन से देखने हैं? पुरुरवा उर्वशी, यम यमी, सरमापणी, विश्वामित्र, नदिया, ये संवाद सूक्त है हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में। उसके बाद आता है ब्राह्मण साहित्य, फिर आरण्यक साहित्य, फिर वेदांग। वेदांग 6 हैं, हम सब जानते हैं, उनको पढ़ना है हमें। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे इकाई 2 आ जाती है। इकाई 2 में दिया गया है वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। यहाँ पर जितना भी वैदिक साहित्य बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें जो जो दिया गया है ना, जो निर्धारित किया गया, हम सिर्फ उन्हें पढ़ेंगे। ऋग्वेद का अग्नि सूक्त दिया हुआ है 1.1, वरुण सूक्त दिया है 1.25, सूर्य 1.125, इंद्र 2.12, उषस, प्रजन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक और नासदीय सूक्त यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित क्या करना है? शुक्ल यजुर्वेद का शिव संकल्प जो अध्याय है वो अध्याय 34, जिसको शिव संकल्प सूक्त कहा जाता है। अध्याय 23 प्रजापति सूक्त जिसको कहा जाता है। उसके बाद अथर्ववेद से संबंधित है, उसमें राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त 1.29। उसके बाद काल सूक्त
10.53 और पृथ्वी सूक्त 12.1। उसके बाद आता है ब्राह्मण साहित्य का नंबर। ब्राह्मण साहित्य में क्या देखना है कि ब्राह्मणों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, उसमें क्या क्या विधियां दी गई हैं, विधि के कितने प्रकार दिए गए हैं। उसके बाद अग्निहोत्र के बारे में पूछा है, अग्नि अष्टोम यज्ञ, 10 पूर्णमास यज्ञ, पंच महायज्ञ और आख्यान कौन कौन से, शुनह से आख्यान और वांग मनस, वाणी और मन का जो आख्यान है, वार्तालाप है, वो दिया हुआ है, वो करना है। उसके बाद उपनिषद साहित्य। उपनिषद साहित्य में क्या करना है, निम्नलिखित उपनिषदों की विषय वस्तु और प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन। ईश उपनिषद, कठ उपनिषद, केन उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय और श्वेत अश्वतर उपनिषद। ये जो उपनिषद दिए हैं इनकी प्रमुख अवधारणाओं का और इनमें जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन हमें करना है, उनको समझना है। इनमें से प्रश्न जरूर आते हैं, कोई मंत्र दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किसका है, या कुछ भी कोई पंक्ति दे दी जाती है इसमें किसका वर्णन है, इस तरह से इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति। उसमें ऋक् प्रातिशाख्य, ऋक् प्रातिशाख्य के अंतर्गत क्या क्या, ये जो नीचे परिभाषाएं पूछी गई हैं, जैसे समान अक्षर किसे कहते हैं, संधि अक्षर कौन से हैं। आप निश्चिंत हो जाइए दोस्तों, इस चैनल पर आपको एक एक बिंदु को बहुत गहराई से, मतलब कुछ बचेगा नहीं। फिर अगर यहाँ पर आपने पढ़ लिया ना, उसके बाद फिर कहीं कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी किसी किताब से, क्योंकि मैं खुद इतनी मेहनत करूँगी, खुद मैंने मेहनत करके नोट्स बनाए हैं और भी कर रही हूँ कि आपको ना हर चीज़ मिल जाए, किसी एक किताब से नहीं, किसी एक नोट से नहीं। 5-6 किताबें जितनी भी मेरे पास अवेलेबल हैं इनसे जुड़ी हुई, उन सभी किताबों से मैंने जो मेन विषय वस्तु है उसको छांट करके नोट्स बनाए हैं और आगे भी आपके लिए वो मैं उपलब्ध करवाती रहूँगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बस चैनल के साथ जुड़ जाइए और जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। अघोष वर्ण कौन से हैं, सउष्म कौन से हैं, स्वर भक्ति क्या है, यम किसको कहते हैं, रक्त, संयोग, प्रग्रह्य और रिफित। उसके बाद निरुक्त के 2 अध्याय 1 और 2, उन 2 अध्यायों में भी क्या 4 पद, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इनमें से क्या क्या, नाम का विचार, आख्यात का विचार, उपसर्गों के अर्थ और निपात की कोटियां कितनी हैं, कितने प्रकार के हैं। ठीक है। उसके बाद निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, उसके बाद निर्वचन के सिद्धांत, उसके बाद निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति। इनमें से हमने जी ये करनी है आचार्य शब्द की उत्पत्ति। ठीक है जी। उसके बाद वीर, हृद, गो, समुद्र, वृत्री, आदित्य, उषस, मेघ, इनकी ना व्युत्पत्तियां दी गई हैं अलग अलग, तो उनको देखना है। एक शब्द की कई कई व्युत्पत्तियां भी दी गई हैं, उन सभी को हम देखेंगे। उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जात, वेदस, वैश्वानर और निघंटु आदि की। ठीक है। उसके बाद जी निरुक्त अध्याय 7, उसमें जो दैवत कांड है वो हमें करना है। उसके बाद वैदिक स्वर, उदात, अनुदात और स्वरित। उसके बाद वैदिक व्याख्या पद्धति, दोनों तरह की, प्राचीन भी और अवार्चीन भी। उसके बाद इकाई 3 पर आ जाते हैं। इकाई 3 में क्या, दर्शन साहित्य, जो भारतीय दर्शनों के ग्रंथ हैं, भारतीय दर्शन से संबंधित इसमें पूछा जाता है। प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, जैसे प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा के संदर्भ में पूछा जाएगा इनको। उसके बाद इकाई 4 आती है। इकाई 4 में दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। उसमें सिर्फ क्या था, उसमें परिमाण मीमांसा के बारे में, चारवाक, जैन, बौद्ध क्या कहते हैं, तत्व मीमांसा के बारे में इनका क्या विचार है और आचार मीमांसा के बारे में। अब विशिष्ट अध्ययन में पूछेंगे डिटेल में, विस्तृत से, जैसे ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका, उसमें सांख्यकारिका में भी क्या, देखिए कितनी अच्छी बात है, एक एक पॉइंट को इन्होंने अलग से बता दिया कि इसमें से पूछा जाएगा। इससे ना आसान हो जाता है। एक तो हम पूरा पढ़ें, उसमें से क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं हमें नहीं पता, हमें पूरा करना है तो करना है। लेकिन देखिए यूजीसी वालों ने ना सारे पॉइंट को अलग अलग डिफाइन कर दिया, अलग अलग परिभाषित कर दिया। जैसे सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप बताना है, प्रकृति का स्वरूप हमें बताना है, सृष्टि क्रम हमें बताना है, प्रत्यय सर्ग क्या है वो हमें बताना है, कैवल्य के बारे में। उसके बाद सदानंद जी का वेदांत सार, उसमें अनुबंध चतुष्टय किसे कहते हैं, अज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा, उसकी शक्तियाँ वगैरह। उसके बाद अध्यारोप, अपवाद, लिंग शरीर उत्पत्ति, पंचीकरण क्या है, विवर्त किसे कहते हैं, महावाक्य क्या है, जीवन मुक्ति की दशा कौन सी है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद अन्नम भट्ट तर्क संग्रह, अन्नम भट्ट जी का तर्क संग्रह है, केशव मिश्र जी की तर्क भाषा,
तर्क इनमें से क्या पूछेंगे। ये दोनों ना एक जैसे ही ग्रंथ हैं, इनमें ना ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल समान हैं। तो इन दोनों में से क्या पूछा जाएगा, पदार्थ क्या हैं, कितने हैं, पदार्थ 24 होते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। कारण, कारण कितने हैं, कौन कौन से हैं, प्रमाण, प्रमाण पढ़ेंगे, प्रामाण्यवाद क्या है, प्रमेय क्या है। उसके बाद लोगाक्षी भास्कर जी का अर्थ संग्रह, पतंजलि का योग सूत्र में से व्यास भाष्य है, व्यास भाष्य में से क्या, चित्त की भूमियाँ, चित्त की वृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप क्या बताया है, योगांग क्या है, समाधि क्या है, कैवल्य क्या है। उसके बाद बादरायण जी का ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र में से शांकर भाष्य। उसके बाद विश्वनाथ पंचानन जी का न्याय सिद्धांत मुक्तावली, उसमें से अनुमान खंड। उसके बाद सर्वदर्शन संग्रह में जैन मत और बौद्ध मत। इकाई 5 आ जाती है। इकाई 5 में जी व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। सामान्य परिचय में क्या आएगा, जो नीचे दिए गए आचार्य हैं उनका परिचय, जैसे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, शाक्टायन, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरणकार, पाणिनीय शिक्षा। भाषा विज्ञान के बारे में, भाषा विज्ञान से क्या क्या पूछा जाएगा, भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, कितने प्रकार से आकृति मूलक, कितने प्रकार का पारिवारिक वर्गीकरण। उसके बाद ध्वनियों का वर्गीकरण, उसके ध्वनियों के वर्गीकरण में क्या, स्पर्श ध्वनि, संघर्षी, अर्धस्वर, स्वर। संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में मानवीय ध्वनि यंत्र कितने हैं और ध्वनि परिवर्तन के क्या क्या कारण हैं, ध्वनि के नियम, ग्रीस और ग्रासमान और फर्नर के नियम खासतौर से, ठीक है। उसके बाद अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, कितने तरह से अर्थ परिवर्तन होता है, कारण क्या है इसके, वाक्य किसे कहते हैं, लक्षण क्या है, वाक्य के भेद कितने हैं, भारोपीय परिवार का सामान्य परिचय। उसके बाद वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है, भाषा और वाक में क्या अंतर है, भाषा और बोली में क्या अंतर है। उसके बाद आ जाते हैं हम इकाई 6 पे, इसमें है जी व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। अब यहाँ पे हम व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन करेंगे। इसमें आ जाती हैं परिभाषाएं। सबसे पहले कौन कौन सी परिभाषा, संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी संज्ञा, उपधा संज्ञा, अप्रयुक्त, गति संज्ञा, पद संज्ञा, विभाषा किसे कहते हैं, स्वर्ण संज्ञा किसकी होती है, टी, प्रग्रह्य संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी, भ संज्ञा किसकी, सर्वनाम संज्ञा किसकी, निष्ठा संज्ञा किसकी। ये सारी परिभाषाएं बहुत आसानी से मैं आपको करा दूंगी। उसके बाद संधि, संधि में करना है हमें अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो संधियां हैं वो। उसके बाद सुबंत में क्या पूछा जाएगा, अजंत, जैसे राम, सर्व, तीनों लिंगों में सर्व के रूप, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्व सर्वे सर्वा, ऐसे। विश्वपा, हरि, त्रि, तीनों लिंगों में सखी, सुधी, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, गान, वारी, मधु। उसके बाद हलंत में लीह, विश्वाह, चतुर, तीनों लिंगों में, इदम भी तीनों लिंगों में, किम भी तीनों लिंगों में, तत् भी तीनों लिंगों में, राजन, मघवन, पथिन, विद्वस, अस्मद और युष्मद। उसके बाद समास आ जाते हैं। समास में क्या क्या, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, ये सारे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमें करने हैं। उसके बाद तद्धित प्रत्यय आ जाते हैं, अप्रत्ययार्थक प्रत्यय और मतवर्थीय, ये सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमें करने हैं। उसके बाद तिगंत प्रत्यय आ जाते हैं, उसमें भू, एध, अध, अस, हु, दिव, शूय, तुद, तन, क्री, रुध, क्रिय, चुर। उसके बाद प्रत्यांत, प्रत्यांत में निजंत, सनंत, यगंत, यंग, लुगंत और नाम धातु प्रत्यांत। उसके बाद कृदंत में कौन कौन से करने हैं, तव्य, तव्यता, नियर, यत, न्यत, कयप, क्षत्रि, शानच, कत्वा, कत, कत्वतु, तुमुन और नमुल प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी में जो दिए हुए वो करने हैं। उसके बाद कारक प्रकरण भी सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार करना है। प्रश्नमयी पद और आत्मनेपद विधान भी सिद्धांत कौमुदी के अनुसार करना है। महाभाष्य में से पशपशा अनिक करना है, उसमें से क्या क्या शब्द परिभाषा, शब्द और अर्थ का क्या संबंध है। एक मिनट कहाँ चला गया, ज़्यादा ही सरक गया, सॉरी, हम यहाँ आ गए थे। हाँ, शब्द की परिभाषा, शब्द और अर्थ का संबंध, व्याकरण अध्ययन के क्या उद्देश्य हैं जो महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने बताई हैं, व्याकरण की परिभाषा क्या बताई है, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम क्या है, अगर साधु शब्द का प्रयोग न किया जाए तो क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, व्याकरण की पद्धति। उसके बाद वाक्य पदियम में से ब्रह्मकांड, ब्रह्मकांड में से क्या सफोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, सफोट और ध्वनि का संबंध, शब्द और अर्थ का संबंध, ध्वनि के प्रकार, भाषा के सत्र। उसके बाद इकाई 7 आ जाती है। इकाई 7 में है जी संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र एवं छंदों का परिचय।
सबसे पहले इसमें है भास का परिचय, अश्वघोष का, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति भट्ट, नारायण, बिलहन, श्रीहर्ष, अंबिका दत्त, व्यास, पंडिताक्षमा राव, वी राघवन, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। उसके बाद काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप विश्वास कीजिए, बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। उसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु, लॉन्जाइनस और क्रोचे। इकाई 8 में आ जाते हैं, निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन पद्य में। सबसे पहले बुद्ध चरितम का प्रथम सर्ग, रघुवंशम का प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग, नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग। नाट्य में सोपन वासुदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणी संहारम, मुद्रा राक्षसम, उत्तराम चरितम, रत्नावली और मृच्छकटिकम। गद्य साहित्य में दशकुमार चरितम का 8वां उच्छ्वास, हर्ष चरितम का 5वां, कादम्बरी का शुकनास उपदेश। चंपू काव्य में नल चंपू का सिर्फ प्रथम उच्छ्वास। साहित्य दर्पण में क्या काव्य की परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन। उसके बाद शब्द शक्ति, संकेत ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये शब्द की शक्तियां और काव्य के भेद का चौथा परिच्छेद। और श्रव्य काव्य में गद्य पद्य और मिश्र काव्य के लक्षण। उसके बाद काव्य प्रकाश में क्या क्या करना है, ये छोटी छोटी हेडिंग है दोस्तों, ये बड़े बड़े विषय नहीं है। काव्य प्रकाश के अंतर्गत हमें क्या क्या करना है वो दिया गया। बस आपको लगेगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है ना, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। इन्होंने क्योंकि एक एक पॉइंट को डिफाइन कर दिया कि आपको ना इनको छोड़ के कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको करना है, इसलिए आपको ये अलग अलग लिखे हुए बड़े लग रहे हैं, बड़े नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। काव्य के लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य के भेद, शब्द शक्ति, अभिहित अनव्यवाद, अन्वित अभिधानवाद, रस का स्वरूप, रस सूत्र विमर्श, रस के दोष कौन से हैं, काव्य के गुण कौन से हैं, व्यंजनावृत्ति की स्थापना के लिए 5वां उल्लास। उसके बाद अलंकार, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपनोक्ति, निदर्शना, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, संकर और संसृष्टि। उसके बाद ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत करना है, वक्रोक्ति जीवितम का भी प्रथम उन्मेष करना है। उद्योत उन्मेष, इन चीज को देख के परेशान मत होइए। आप सब जानते हैं कि संस्कृत में जब हम कोई ग्रंथ लिख रहे होते हैं, ये सब अध्याय होते हैं, कोई अध्याय को उन्मेष बोल देता है, कोई अध्याय को उद्योत बोल देता है, ठीक है, इस तरह से जी। भरतनाट्यम में द्वितीय और षष्ठ अध्याय, दश रूपक में प्रथम और तृतीय प्रकाश, कोई प्रकाश भी बोल देता है, देखिए अध्याय को। उसके बाद छंद परिचय, छंद परिचय कौन से छंद, आर्य छंद, अनुष्टुप छंद, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत, विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरणी, मंदाक्रांता, हरिणी, शार्दुल, विक्रीडित और सरगधरा। इकाई 10 में आ जाते हैं, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र से संबंधित है। इसमें निम्नलिखित का सामान्य परिचय, रामायण की विषय वस्तु क्या है, काल क्या है, रामायण कालीन समाज कैसा था, परवर्ती ग्रंथों के लिए रामायण प्रेरणा स्रोत कैसे है, इसका साहित्यिक महत्व कितना है, रामायण में कौन कौन से आख्यान हैं, महाभारत विषय वस्तु क्या है, वही काल, महाभारत काल का समाज, फिर परवर्ती ग्रंथों के लिए ये कैसे प्रेरणा स्रोत है, साहित्यिक महत्व कितना है, महाभारत में आख्यान कौन से हैं। उसके बाद पुराण, पुराण की परिभाषा पूछेंगे, महापुराण, उपपुराण, पौराणिक सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यान, प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, स्मृतियां जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इनका सामान्य परिचय देना है। और उसके बाद अर्थशास्त्र का भी सामान्य परिचय देना है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र। उसके बाद लिपि में ब्रह्मी लिपि का इतिहास क्या रहा, उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत क्या दे, उसके बाद अभिलेख का सामान्य परिचय, ठीक है जी। उसके बाद इकाई 10 में आ जाते हैं। इकाई 10 में निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन हमें करना है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, प्रथम विनय अधिकारिक, ये नाम है प्रथम अध्याय का। उसके बाद मनुस्मृति का प्रथम, द्वितीय और सप्तम अध्याय। याज्ञवल्क्य स्मृति का व्यवहार अध्याय, लिपि और अभिलेख में क्या, गुप्त काल और अशोक काल की ब्रह्मी लिपि के, अशोक के अभिलेख, प्रमुख शिलालेख, प्रमुख स्तंभलेख, मौर्य उत्तरकालीन अभिलेख, कनिष्क के शासन वर्ष 3 का, सारनाथ का बौद्ध, प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार। ऐसे अलग अलग बता देने से हमें हमारा सारा झंझट समाप्त हो जाता है। हम जो जो टॉपिक इन्होंने दिए हैं उन्हीं को करते हैं। हमें ये परेशानी नहीं रहती कि पता नहीं कौन सा किस में से पूछ लेंगे, हमें पता ही नहीं में से पूछेंगे, हम इनको अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद गुप्तकालीन एवं गुप्त उत्तरकालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद का स्तंभलेख और यशोधर्मन का मंदसौर शिलालेख, हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। तो ये था दोस्तों संस्कृत कोड 25 का नेट के लिए सिलेबस।
अब आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, और जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाएं, समझते जाएं, आप उस पर टिक करते जाइएगा कि ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से करते करते हम सारा सिलेबस अच्छे से आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। नमो नमः।